और चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। विजयदशमी के पर्व पर ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन जोरों शोरों से होगा। पुतलों के दहन के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। खास बात यह है कि सनातन धर्म के लिए विजयदशमी का पर्व बेहद ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन रावण दहन के लिए जो पुतले बनाए जाते हैं वो मुस्लिम परिवार बनाते हैं, जो आपसी भाईचारे और एकता का संदेश देते हैं। त्रिवेणी घाट पर रावण का पुतला 55 फुट और कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला 50-50 फीट ऊंचा बनाया गया है, जिसे देखने के लिए ऋषिकेश के लोग उतावले होते नजर आ रहे हैं। त्रिवेणी घाट के अलावा लक्ष्मण झूला और टीएचडीसी में भी रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा। वहीं आपको बता दें कि आईडीपीएल में केवल रावण का पुतला दहन किया जाएगा। और ये काम जो है मेरे वालिद की विरासत में मिला हुआ है। 1964 में मेरे वालिद रियाजुद्दीन आईडीपीएल में प्रथम बार आए थे जब इसकी स्थापना हुई थी। तब से लेकर आज तक हम रावण के पुतलों का काम करते आ रहे हैं 1964 से। और 1990 से सुभाष क्लब दशहरा कमेटी के साथ मैं बराबर पुतलों का कार्य करता आ रहा हूँ। और इसमें मैंने त्रिवेणी घाट के साथ साथ 3 पुतले त्रिवेणी घाट के हैं, 1 आईडीपीएल, 3 टीएचडीसी, रानी पोखरी, लक्ष्मण झूला, इन सभी क्षेत्र के रावण के पुतलों कार्य मेरे द्वारा ही होता है। और इसको करने में मुझे 1.5 महीने की मेहनत लगती है और 15 लोगों की टीम मेरे साथ जुड़ी हुई है। बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ ये पुतले तैयार किए जाते हैं। सुभाष क्लब दशहरा कमेटी द्वारा त्रिवेणी घाट पे जो पुतले का निर्माण करवाया है वो 50 कुंभकर्ण, 50 मेघनाथ और 55 जो है रावण का पुतला है। और अब इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विकासनगर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर त्योहारी सीजन को लेकर के एसएसपी अजय सिंह अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें विकासनगर से, जहां पर त्योहारी सीजन को लेकर एसएसपी अजय सिंह अलर्ट मोड पर हैं। यातायात और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने ग्राउंड जीरो पर पहुंचे एसएसपी अजय सिंह। एसएसपी अजय ने विकासनगर क्षेत्र में की पैदल गश्त। त्योहारी सीजन के दौरान यातायात और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। आमजनों की उन्होंने समस्याएं सुनी है। वहीं त्योहारी सीजन को लेकर जनता से भी जानकारी ली है। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त कर संदिग्ध व्यक्तियों से की जा रही पूछताछ। एसएसपी का ये कहना है नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की जा रही है कड़ी कार्रवाई, एसएसपी ने बताया। तो त्योहारी सीजन क्योंकि चल रहा है और अब ऐसे में कुछ समय बाद दिवाली भी आएगी और इसको लेकर के एसएसपी अजय सिंह जो है वो अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं। लगातार भीड़भाड़ वाले इलाकों में जो है चेकिंग भी की जा रही है, ये उन्होंने खुद जानकारी दी है। और जनपद देहरादून के त्यूणी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। चुमरा से त्यूणी आ रही एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। वहीं घटना में कार सवार 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए जो है हायर सेंटर रेफर किया गया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि घटना की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। पुलिस कप्तान ने बताया है कि घटना आज सुबह की ही है, जब स्थानीय लोगों ने कंट्रोल रूम को सूचना दी कि चुमरा से त्यूणी आ रही एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। सूचना मिलते ही पुलिस जो है एसडीआरएफ की टीम के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि कार के अंदर 6 लोग सवार हैं, जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी को किसी तरह खाई से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने जो है 3 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 3 घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मृतकों की पहचान जो है सारांश, अनीता और सूरत के रूप में हुई है, जबकि घायलों की पहचान इतिका, मनीष और जयेंद्र के रूप में हुई है। मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। और अब इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है हरिद्वार से, जहां पर हरिद्वार कारागार से 2 कैदी फरार हो गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी दे रहे हैं। उत्तराखंड के सबसे सुरक्षित हरिद्वार जिला कारागार से 2 कैदी हुए फरार। कैदियों के भागने से मचा हड़कंप। जेल प्रशासन पर उठ रहे हैं सवाल। कैदियों की तलाश में जुटी हरिद्वार पुलिस।
कैदी पंकज निवासी रुड़की और राजकुमार निवासी गोंडा उत्तर प्रदेश दोनों जेल से फरार हुए हैं। पंकज हत्या के मामले में आजीवन कारावास की काट रहा था सजा। रामकुमार अपहरण के मामले में विचाराधीन कैदी है। जिलाधिकारी हरिद्वार ने भी मामले की पुष्टि की है। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह का कहना है। कारागार में रामलीला मंचन के दौरान हुई है घटना। रामलीला में वानर का किरदार निभा रहे थे दोनों कैदी। रामलीला और जेल में हो रहे निर्माण कार्य का फायदा उठाकर हुए हैं फरार। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार जेल, जिसको सबसे सुरक्षित कारागार कहा जाता है, वहां पर जिला कारागार से 2 कैदी फरार हुए हैं, जिसके बाद से हड़कंप तो मचा ही है, लेकिन जेल प्रशासन पर एक तरीके से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार साइबर सुरक्षित उत्तराखंड बनाने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। साइबर सुरक्षा के मजबूत तंत्र से साइबर अपराधियों की धरपकड़ में तेजी आई है। साइबर अपराधों से निपटने के लिए देहरादून और रुद्रपुर में 2 साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। इसके अलावा सभी जिलों में साइबर सेल स्थापित की गई हैं। आजकल साइबर अपराधी डिजिटल अरेस्टिंग, AI वॉइस क्लोनिंग जैसे आधुनिक तरीकों से साइबर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। मान लीजिए आपको कोई कॉल आती है और कहा जाता है आपका पार्सल पकड़ा गया है या आपके अकाउंट से गैर कानूनी लेन देन हुआ है। वीडियो कॉल में अपराधी का बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखता है। डर दिखाकर अपराधी आपको घर में ही कैद कर देता है, जिसे अपराधी डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। याद रखें, कानून में डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द नहीं होता। पुलिस या कोई एजेंसी आपको कॉल पर अरेस्ट की धमकी नहीं देते, लिहाजा डर या धमकी भरी ऐसी बातों पर कभी यकीन न करें। कई बार साइबर अपराधी AI वॉइस क्लोनिंग के जरिए आपके किसी परिचित की मिलती जुलती आवाज में आपसे बात कराते हैं। उसके अरेस्ट होने या फंसे होने की बात करके आपसे पैसे ऐंठ लेते हैं। इसलिए अपराधियों के झांसे में आने से पहले अपने परिचित को खुद कॉल करके पुष्टि जरूर करें। पैसा दोगुना करने, विदेश में नौकरी दिलवाने जैसे लालच में कभी न फंसें। किसी अनजान नंबर से आई वीडियो कॉल को कभी रिसीव न करें। व्हाट्सएप, ईमेल या SMS में आए किसी भी अनजान लिंक को क्लिक न करें। गैर जरूरी ऐप्स डाउनलोड न करें, केवल वेरीफाइड सोर्स से ही ऐप डाउनलोड करें। पासवर्ड, OTP एवं अन्य गोपनीय जानकारियां किसी से साझा न करें। पासवर्ड मजबूत रखें और समय समय पर बदलते रहें। अगर आप साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं तो बिना देरी किए टोल फ्री नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। साइबर क्राइम पर करें प्रहार, बने जागरूक, रहें होशियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना, सशक्त बहना योजना, महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं, जिनके माध्यम से महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण किया जा रहा है। सशक्तिकरण के इन्हीं प्रयासों में शासन, प्रशासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। जहां एक ओर महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, वहीं अब सरकार ने कोऑपरेटिव बैंकों और सहकारी समितियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ सहकारी आंदोलन में सबका साथ, सबका विकास के मंत्र को और मजबूती देगा। सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय से अब महिलाओं के लिए न्याय पंचायत स्तर पर सरकारी समितियों और जिला सहकारी बैंकों में भी महत्वपूर्ण पदों पर सुनिश्चित भागीदारी का रास्ता खुल गया है। इस निर्णय से सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ समाज की आधी आबादी तक और प्रभावी तरीके से पहुंचेगा। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के ये प्रयास न सिर्फ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेंगे। संकल्प से सिद्धि की ओर, सहकारिता से समृद्धि की ओर।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। शहर में एक व्यापारी की पत्नी के साथ विशेष समुदाय के युवक द्वारा जिम में छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। व्यापारी की पत्नी का मोबाइल नंबर हासिल कर उसको सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक मैसेज भी किए गए। समझाने के बाद भी युवक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उल्टा व्यापारी की पत्नी को धर्म परिवर्तन कराने की धमकी देने लगा। परेशान होकर व्यापारी की पत्नी ने पूरी घटना की जानकारी अपने पति और परिवार वालों को दी, जिसके बाद से मामला हिंदू संगठनों के पास पहुंच गया। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रघु भटनागर ने अपनी टीम के साथ विशेष समुदाय के युवक को पकड़ लिया और उसे सारे बाजार पीटते हुए कोतवाली तक ले गए। कोतवाली में व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ हुए घटनाक्रम की जानकारी देकर पुलिस को इस मामले पर तहरीर दी। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच भी शुरू कर दी है। वहीं हिंदू संगठनों ने इस प्रकार की हरकत करने वालों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि आरोपी का असली नाम शोएब खान है, जबकि वो सबको अपना नाम शुभम बताता था। आपको हिंदू बता के और हिंदू लड़कियों को, हिंदू बहुओं को, गरिया की बोली वाली लड़कियों को फंसाता है। तो आज मेरे सामने मामला आया। कुछ लोग मेरे पास इसी के शहर के अपने आलोक भाई हैं कि ये गंगा इसमें गंगेश्वर महादेव समिति में है, जानगी रसोई में है। मेरे पास मामला लेकर आए कि ऐसे ऐसे हमारे परिवार की लड़की है और उसे शोएब नाम का लड़का सब्जी मंडी में काम करता है, वो अपने झूठे जाल में फंसा रहा है। फंसा क्या रहा है कि उसने फेसबुक से आईडी बनाई शुभ नाम से, और फिर वो जिस जिम में जाती है उस जिम में उसे ज्वाइन किया, फिर जिम से उसका नंबर निकाला, उसे व्हाट्सएप मैसेज करना, ये करना। तो उस लड़की ने आज कंप्लेंट। ऋषिकेश ट्रैफिक पुलिस ने रोडवेज बस स्टैंड के निकट नशे में धुत होकर सवारियों से भरी बस को चला रहे ड्राइवर को पकड़ा है। पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव करने पर ड्राइवर को मुकदमा दर्ज करने के बाद से गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि बस को भी अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। गनीमत ये रही कि ट्रैफिक पुलिस ने सवारियों की सूचना पर तत्काल एक्शन लेते हुए बस को कुछ ही दूरी पर रोक लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। ट्रैफिक इंचार्ज अनवर खान ने बताया कि एक प्राइवेट बस हरिद्वार से ऋषिकेश आई। इस दौरान ड्राइवर ने रोडवेज बस स्टैंड के निकट हरिद्वार की सवारी बैठाई और सवारी बैठाकर बस कुछ दूरी तक चली तो सवारियों ने देखा कि ड्राइवर शराब के नशे में है, जिसकी सूचना तत्काल सवारियों ने पुलिस को दी है और सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बस को आशुतोष नगर तिराहे पर रोक लिया। जांच करने पर सवारियों की शिकायत सही पाई गई, इसलिए पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है और ड्राइवर को ड्रिंक एंड ड्राइव करने पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक नारंग ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। दीपक, ये मामला तो पकड़ा गया क्योंकि सवारियां सचेत थी, लेकिन इस तरीके के मामले ना हो, इस मामले में पुलिस क्या कर रही है और ताजा जो मामला है उसको भी बताइए। देखिए, बहुत बड़ा मामला सामने आया है। ड्रिंक एंड ड्राइव जो है बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित होती है, क्योंकि इसमें ड्राइवर के हाथ में जो बस में मौजूद सवारियां होती हैं उनकी जान भी होती है। ये तो गनीमत ये है कि जिस जगह से उसने सवारियों को बैठाया था और उसके कुछ दूरी पर जाने के बाद ही सवारियों को इस बात का अंदाजा हो गया कि ड्राइवर ने शराब पी है और उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस भी जो है बिल्कुल सही तरीके सही टाइम से जो है मौके पर पहुंच गई और बस को जो है वहां रोक लिया गया। और ड्राइवर को जब जांच की गई एल्कोमीटर से तो पता चला कि वाकई में ड्राइवर ने जो है शराब पी ली और नशे में इतना धुत है कि अपना नाम तक नहीं बता पा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत बड़ी लापरवाही है। इसमें जो बस मालिक है उसकी बड़ी लापरवाही है कि उसने किस प्रकार के ड्राइवर को अपने यहाँ पर रखा हुआ है और उसको कानून का नियम का पाठ क्यों नहीं पढ़ाया है कि वो शराब पी करके वाहन को चला रहा था। गनीमत इस बात की है कि बस समय से पकड़ी गई। अगर ये बस कहीं आगे चली जाती और कोई हादसा हो जाता तो बस में बताया जा रहा है कि 13 से 14 सवारी मौजूद थी, उनके साथ उनकी जान पर भी बात बन सकती थी। फिलहाल पुलिस ने जो है मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में ड्राइवर को जो है गिरफ्तार कर लिया है और बस को भी अपने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। घटना की जानकारी पुलिस ने अपने जहां उच्च अधिकारियों को दी है, वहीं बस मालिक को भी इस घटना की जानकारी दी है। पुलिस का कहना इसके अंदर साफ ये है कि ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले में किसी भी प्रकार की छूट बिल्कुल नहीं दी जाएगी। समय समय पर अभियान चलाकर लोगों को शराब और या सूखे नशे के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया जा रहा है। फिर भी इस प्रकार की वारदात का सामने आना अपने आप में एक चौंकाने वाला है। पुलिस का कहना है कि लोगों में और ड्राइवरों में और ज्यादा जागरूकता हो, इसके लिए फिर से और ज्यादा प्रयास किए जाएंगे और ड्राइवरों को भी इसमें जो है अपने आप सतर्कता बरतने की बेहद ज्यादा जरूरत है। क्योंकि बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बहुत जरूरी भी है कि लोग भी जागरूक हो इस मामले में, जैसा कि इस ताजा घटनाक्रम में हुआ है। और ऐसे भी जो है जो खुद ड्राइवर है उसे भी ये सोचना चाहिए कि मेरे अकेले की जान नहीं खतरे में, बल्कि जो और लोग बस में बैठे हैं सवारियां,
हैं उनकी भी जान खतरे में है। लेकिन किन किन तरीके के अभियानों के जरिए पुलिस इन मामलों को सुलझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कई सारे और भी मामले ऐसे आते होंगे। पुलिस ने हमारे को ये बताया है कि सबसे पहले पुलिस का काम होता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो है टिप्स देकर जागरूकता फैलाने का काम किया जाए। इसमें केवल ड्राइवर ही नहीं, आम लोग भी शामिल हैं, क्योंकि वाहन प्रत्येक नागरिक आजकल चला रहा है, क्योंकि इसके अंदर दुपहिया, चौपहिया और उससे बड़े वाहन भी शामिल होते हैं। तो टिप्स देकर के सबसे पहले लोगों को जागरूक करने का काम है। इसके अलावा जगह जगह जो है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी। नुक्कड़ सभा के अंदर ड्राइवरों को एकत्रित किया जाएगा और उनको शराब पीकर वाहन चलाने के दुष्परिणामों की जानकारी देकर उनको जागरूक किया जाएगा। साथ ही ये भी बताया जाएगा कि अगर इस प्रकार की वारदात जो शराब पी के या सूखे नशे का सेवन करने के बाद अपने वाहन को चलाते हुए पकड़े जाएंगे, उनका लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति भी आरटीओ को भेजी जाएगी और उनका लाइसेंस अगर एक बार निरस्त हो जाएगा तो उसके बाद वो अगले 3 महीने तक वाहन नहीं चला पाएंगे और इस बीच में अगर वो वाहन चला पाएंगे तो पकड़े जाने पर उनका लाइसेंस जो है 1 साल के लिए निरस्त कर जाएगा और इसमें जुर्माने के साथ जो है गिरफ्तारी और जेल जाने की जो है वो प्रावधान भी इसमें शामिल है। तो काफी सारी चीजें इसमें पुलिस के पास है। पुलिस का कहना यह है कि पहले वो सबसे जागरूकता का ही प्रयास करती, क्योंकि इसके अंदर एक समझदारी देखी जाती है, क्योंकि अगर आदमी खुद जागरूक होगा तो दूसरों को भी जागरूक करेगा। लेकिन सजा और जो जुर्माने का प्रावधान है वो बिल्कुल बात का विकल्प होता है। तो इसके प्रयास अभी किए जाएंगे। चालक को भी जागरूक होना चाहिए और इस तरीके के जो प्रशासन द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं वो भी काफी सही है, इससे लोगों को हेल्प मिलेगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और अब आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। चारधाम यात्रा को लेकर ये खबर सामने आ रही है, जहां पर कपाट बंद होने से पहले चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं चारधाम यात्रा के मामले में। मौसम साफ होने के बाद से धामों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ चुकी है। हजारों की संख्या में चारधाम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। 38 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए चारों धामों के दर्शन। कपाट बंद होने की तैयारियों की जो है तिथियों की घोषणा भी हो चुकी है। कपाट बंद होने की 2 नवंबर को गंगोत्री, 3 नवंबर को यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। वहीं द्वितीय केदार मध्य महेश्वर के कपाट जो है 20 और तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट जो है वो 4 नवंबर को बंद होंगे। तो 17 नवंबर को बंद होंगे बद्रीधाम के कपाट, बद्रीनाथ धाम के कपाट। वहीं कपाट बंद होने के बाद से जो है शीतकालीन गद्दी स्थल पहुंचेगी देवी डोलिया। तो 10 अक्टूबर को बंद हो चुके हैं 5वां धाम गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट। तो ये चारों धामों के साथ साथ हेमकुंड साहिब की भी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर कपाट बंद होने से पहले जो है एक बार फिर से चरम पर यात्रा चारधाम की है। मौसम साफ होने की वजह से श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो चारों धामों में लग रही है। पावन प्रांगण में हम विजयादशमी के पावन पर्व पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर देश विदेश से आए हुए समस्त आगंतुक श्रद्धालु यात्री। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, निश्चित तौर पर तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस अंतिम दौर में अब जो चारधाम यात्रा है कपाट बंद होने से पहले किस तरीके से लोग उत्साहित दिख रहे हैं। तो इस बार क्या कुछ खास रहा, कितने श्रद्धालु पहुंचे, ये भी आंकड़ा बताइएगा। और जो तिथि घोषित हो गई है कपाट बंद होने की, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। हाँ ज्योति, बिल्कुल कहें तो अब समय बिल्कुल नजदीक आता जा रहा है और दिवाली के बाद ये सभी कहें तो चारों धाम के कपाट जिनकी तिथियां घोषित हो गई हैं उनके कपाट बंद होने शीतकालीन के शुरू हो जाएंगे। और हम कहें तो 5वां धाम जो हेमकुंड साहिब है उसके 10 अक्टूबर को कपाट बंद हो चुके हैं। अब हम भले ही सरकार दावा कर रही थी कि इस बार पिछले बार का जो आंकड़ा है 55-56 लाख का वो क्रॉस होगा, अभी ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि भले ही अभी हम कहें तो लगभग 25 दिन अभी भी हैं, पर मौसम खुल गया, संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें, सभी जगह इस टाइम कहें तो श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। तो 2 नवंबर की बात करें, 1 तारीख को दीपावली है, 2 नवंबर को कहें तो हम गंगोत्री धाम मतलब दिवाली के अगले दिन हम कहें तो गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे शीतकालीन के लिए। वहीं अगर हम 3 नवंबर की बात करें, यमुनोत्री और बाबा केदारनाथ जहाँ के लिए सबसे ज्यादा श्रद्धालु पूरे भारतवर्ष या अन्य जगहों से भी लगातार यहाँ पर पहुंचते हैं, बाबा केदारनाथ के भी 3 नवंबर को कपाट बंद हो रहे हैं।
और साथ ही हम सबसे बड़ी बात कहें, भगवान विष्णु का द्वार जो मोक्ष द्वार भी कहा जाता है, भगवान बद्री विशाल के जो कपाट हैं वो 17 तारीख के कहे हम 17 नवंबर को रात को 9 बजे के लगभग कपाट बंद होने जा रहे हैं। तो ये सारी तिथियां अगर हम कहें तो आ गई है और इसलिए आज अंतिम कहें तो भगवान बद्री विशाल का जब आज जिस दिन दशहरा होता है, विजयदशमी होती है, उस दिन भगवान बद्री विशाल कपाट करने की तिथि घोषित की जाती है और वो आज घोषित हो गई है। 17 नवंबर को कहें तो रात्रि 9 बजे भगवान बद्री विशाल कपाट बंद होंगे। तो कुल मिला के हम कहें अगर भगवान बद्रीनाथ धाम की बात करें तो लगभग 1 महीने से अभी अधिक बाबा भगवान बद्री विशाल में है। केदारनाथ की बात करें तो वहां 3 तारीख को होने हैं, तो आज हम कहें तो 12 तारीख हो गए, लगभग 25 दिन अभी वहां पर हैं। गंगोत्री यही है। तो कुल मिला के कहें 1 महीना भगवान बद्री विशाल कपाट बंद होने पर और 25 के दिन 20-25 दिन जो है गंगोत्री यमुनोत्री कपाट बंद हो जाएंगे। और हम लगातार मौसम बिल्कुल ठीक है, भले ये है कि ठंड ज्यादा हो गई है ऊपर। अब हमें अगर पहुंचेंगे तो हमें गर्म कपड़े लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि स्नोफॉल का भी लगातार बना हुआ है कि कभी भी स्नोफॉल भी लगातार हो भी रहा, ऊंची पहाड़ियों तो हो ही है। तो कुल मिला के हम जाएं, जिनको यात्रा करनी है, भगवान के दर्शन करने हैं, वो गर्म कपड़े और पूरा चौकस होकर यहाँ पर जाए। तो कुल मिला के कहे मौसम बिल्कुल खुल गया है और सभी से हमारा जो श्रद्धालु यहाँ पर चार धाम आना चाहते हैं, तिथियां भी घोषित हो गई हैं, कब कब कपाट बंद होंगे, अब वो यहाँ पर आके भगवान के सुखद दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, अब दिन कम बचे हैं, लेकिन फिर भी जो है जो लोग जाना चाहते हैं वो इन तमाम सारी जो सावधानियां हैं उनको बरते, गर्म कपड़े लेकर जाए, ये आपका कहना है। ये बात आपने बिल्कुल सही की, लेकिन जो आपने कहा कि जिस तरीके से लगातार दावे किए जा रहे थे कि इस बार पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा, पिछली बार 55-56 हजार के तकरीबन सभी धामों में श्रद्धालु पहुंचे थे, माफ कीजिएगा 56 लाख के तकरीबन जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे थे। लेकिन इस बार क्या इसको भी एक कारण बताया जा सकता है, जिस तरीके से बीच में आपदा आई थी, फिर कुछ समय के लिए हवाई यात्रा बंद कर दी गई वहां के लिए और श्रद्धालुओं को भी रोक दिया गया, तो क्या ये भी एक कारण माना जा सकता है कि उस संख्या को नहीं छू पाए जो लगातार अनुमान किया जा रहा था? हाँ ज्योति, बिल्कुल इसको ही मान सकते हैं, पर मुझे तो याद है कि आप स्वयं बाबा केदारनाथ की यात्रा करने आई थी और खुद आप माल से दर्शन यात्रा करके बाबा केदारनाथ को दर्शन देते। उस टाइम आप देख रहे थे कितना रश था। मतलब हम कहें जब शुरुआती दौर की हम बात करें, जब आप कपाट खुले और मई और जून में इतना अधिक रश हो गया था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार, राज्य सरकार को आंकड़े फिक्स करने पड़े कि आप 20-25 हजार से 4 धामों में अभी से लोग नहीं जा सकते। 12,000 बेदार में, 15,000 वहां, 8,000 वहां, 7,000। तो उसमें भी इतना यात्री आ गया। तो कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि यात्रियों को 8 से 10 दिन 12 दिन यहाँ पर रुकना पड़ा। ऋषिकेश है, हरिद्वार है, उसके कारण भी लोग वापसी गए। ये संख्या भी इसके कारण भी कहीं ना कहीं कम हो सकती है कि 2 महीने बहुत ज्यादा। लेकिन फिर भी देखा जाए उत्साह जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनमें काफी है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।